यूरोप जाना है, डंकी पे अगर 35 से 40 लाख लगता है तो भाई स्टडी वीजा प्रॉपर लीगल तरीके से तो डेफिनेटली 50 से 60 लाख लगता होगा। Exactly. ऐसे ही है ना। और ये भाई साहब जो कह रहे हैं 15 लाख लग रहा है, ये गलत कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो 15 लाख हुए तो यार हर बंदा ना जा रहा होवे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मजहर हयात और मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर कमर अली वैंस साहब। और आज एक स्टोरी है आपसे शेयर करने को। आज का ये एपिसोड है नेक्स्ट स्टॉप यूरोप का अगला एपिसोड, और नेक्स्ट स्टॉप है हमारा फ्रांस, लेकिन इससे जुड़ी है एक कहानी। और डॉक्टर साहब मैं वो कहानी जो है ना वो सुनाना चाह रहे हैं। तो वो जो कहानी है वो कुछ यूँ है कि वैसे तो हम एक और कंट्री के ऊपर प्लान कर रहे थे, लेकिन आज ही हमारे एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही अपने और मेरे बहुत ही दिल के करीब मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और कॉल करके उन्होंने इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने बेटे के लिए फ्रांस के हवाले से। तो फ्रांस के हवाले से जब मैंने उनसे चीज़ें शेयर की, इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो वो हैरान हुए। तो मैंने पूछा कि आपकी हैरानगी का क्या सबब है। तो उनसे फिर जो मेरी गुफ्तगू हुई, जो बातें हुई, आज हमने उसको बना लिया है अपना जो है एजेंडा, और उस एजेंडे के ऊपर आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। और आज का जो सेशन है बिल्कुल इनफॉर्मल सेशन हमने रखा है। नेक्स्ट स्टॉप यूरोप का अगला जो स्टॉप है हमारा वो आज फ्रांस है। हम जा रहे हैं फ्रांस। डॉक्टर साहब पहला सवाल, फ्रांस क्यों जाएं? अभी तो मेरी लड़ाई है आपके साथ, अभी बातें बहुत चलेंगी, लेकिन यह है कि पहली बात के वाई फ्रांस क्यों जाएं? वेल ये मैं अभी यहाँ पे ये देख रहा था कि फ्रांस का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में कौन से नंबर पे आता है। अच्छा जी। तो ये जो एआई की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये तीसरे नंबर पे आता है दुनिया में। तो अभी ये देखने का मकसद ये था कि फ्रांस का जो पासपोर्ट है दुनिया का तीसरे नंबर का पासपोर्ट है, और फ्रांस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन यूरोप। ज़बरदस्त। ठीक है, ज़बरदस्त। तगड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, जॉब मार्केट है एंड एवरीथिंग। सबसे बड़ी जो चीज़ है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे अट्रैक्टिव है फ्रांस के हवाले से, वो ये है कि नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज़ ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो कोई बहुत वेलकमिंग नहीं है थर्ड कंट्री नेशनल्स के लिए जब वीज़ा की बात होती है। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में यूके है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे लोगों के जाने का ट्रेंड भी ज़्यादा होता है और वहाँ पे वीज़े भी मिलते हैं। बट यूरोप के कंट्रीज़ थोड़े टफ़ होते हैं इस हवाले से, और बहुत स्क्रूटनी करते हैं और बड़ी मुश्किल से आप यूरोप में पहुँचते हैं, और इस बात का आम तौर पे लोगों को अंदाज़ा है। लेकिन फ्रांस इस वक्त बहुत अग्रेसिवली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद को अपने मुल्क में बढ़ा रहा है, और इसका एविडेंस ये है कि जो कैंपस फ्रांस है विच इज़ देयर, कह लें कि जो फ्रांस का एक नेशनल इदारा है जो पूरी दुनिया में फ्रांस की जो एजुकेशन और कल्चर के हवाले से एक इंटरफेस है। कैंपस फ्रांस की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक फ्रांस ने 2027 का अपना जो टारगेट रखा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद को वो 5 लाख पे लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब ये यूके के बराबर आना चाह रहे हैं? यूके के बराबर आना चाह रहे हैं। आपको पता है कि यूके के फ्रंट पे वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल। बहुत सारे प्राइवेट इदारे हैं, बहुत अच्छी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो एक एजुकेशन सेक्टर में जो इकोसिस्टम है फ्रांस का बड़ा ज़बरदस्त है। तो उसी को वो प्रमोट भी कर रहे हैं और उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सो नेचुरली जब एक कंट्री अग्रेसिवली रिक्रूट कर रहा है स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे वीज़ा रेशो जो है वो ज़्यादा हाई ऑब्वियसली होनी है। तो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है कि आपको यूरोप के अंदर एक कह लेंगे ऐसा गेटवे मिल रहा है जो आपको वेलकम कर रहा है, और अगर आप में वो पोटेंशियल मौजूद है, जो मिनिमम एक उनका क्राइटेरिया है, अगर आप वो मीट करते हैं तो यू मस्ट चूज़ फ्रांस एज ए स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन। नेक्स्ट स्टॉप फ्रांस। नेक्स्ट स्टॉप फ्रांस। अच्छा, अगला सवाल जो है ना, आप कह रहे हैं जी 5 लाख लोग, वो 5 लाख नए स्टूडेंट लेके आना चाह रहा है। बिल्कुल। और डाइवर्सिटी अपनी बढ़ाना चाह रहा है। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे गए और उनसे कहा गया कि भाई फ्रांस तो वीज़ा ही नहीं देता। हाँ, उसकी एक रीज़न है। अब मैंने जो अभी आपको
जो एक कह लें कि लॉजिक बिल्ड की है ना, और एविडेंस आपको आपके सामने रखा है। अब एक पढ़ा लिखा बंदा जो भी कोई इसको सुन रहा होगा ना, उसको समझ आएगी कि एक कंट्री जो अग्रेसिवली, जिसकी अपनी पॉलिसी ये है कि वो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद को बढ़ा रहा है, तो नेचुरली उनकी जो दुनिया में एम्बेसीज हैं उनको ये मैसेज है, क्योंकि ये मैसेज हमें भी उनकी एम्बेसीज के थ्रू ही मिल रहा है बिल्कुल ऐसे ही। तो उनकी एम्बेसीज इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्रांस के लिए कह लें कि उनको गो थ्रू करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने जो भी उनके सामने कचरा आप रख देंगे या जो भी कोई उनके सामने किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स रख देंगे, इलॉजिकल और मिसफिट किस्म के केसेस, और फिर ये कि जिसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती, अगर आप वो चीज़ें उनके सामने रख देंगे और फेक डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, अच्छा, तो फिर आपको कोई भी दुनिया की एम्बेसी वीज़ा नहीं देगी। जो सबसे बड़ा जो चीज़ है ना जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है, वो है जब आपका फिट नहीं है। यानी फिट कैसे, अब मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। मेरे अपने एक अजीज़ थे जो कपल ऑफ ईयर्स अगो जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो मैंने उन्हें गाइड किया कि इस तरीके से जाएंगे, इतना टाइम लगेगा एंड ऑल दैट। आपको पता है पाकिस्तान में स्टूडेंट्स ज़रा जल्दबाज होते हैं और वो कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि वो ज़रा 2-3 महीने में पहुंच जाएं। प्राइवेट इदारे में एडमिशन ले लिया मेरे पूछे बगैर, ठीक है, और उसको 8-10 हज़ार यूरो फीस भी दे दी। अच्छा, अब मसला ये है कि एक मिडिल क्लास स्टूडेंट और वो कोई थाउजेंड्स ऑफ यूरोज नेचुरली अफोर्ड नहीं करता, ठीक है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती, तो वो 8-10 हज़ार यूरो अगर फीस जमा करवा देते, सो स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, वो जाके कहता है जी मैंने 10,000 यूरो, और फिर ये कि बच्चे की ठीक ठाक CGPA है, अच्छा, और अच्छा खासा IELTS में बैंड है, यानी कि एक अच्छा प्रोफाइल है और फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है, तो अच्छा, उसका जो पब्लिक में क्यों नहीं जा रहा, उसका जो नेचुरल फिट बनता है ना वो पब्लिक सेक्टर इदारों के साथ बनता है, और वो अप्लाई कर रहा है प्राइवेट इदारे में, और उसका रिजल्ट क्या निकला, वीजा रिफ्यूज्ड। और आई कुड इजीली एंटिसिपेट इट कि ये वीजा रिफ्यूज होगा। सो उससे लगता यह है कि आपकी जो इंटेंशन है ना वो कुछ और है। सही, जब आप फिट नहीं है तो इसका मतलब आपकी इंटेंशन जाके पढ़ना नहीं है, आप किसी ना किसी तरह से बस वहां पे जाना चाहते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन आते हैं, और जिस क्वेश्चन के ऊपर मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अभी बात हो रही है प्राइवेट की, पब्लिक की और प्राइवेट की। एक तो आप हमें ये बताएं पब्लिक और प्राइवेट में जो है वो क्या डिफरेंस होता है फीस का? अंकल आप देख रहे हैं अब ये वीडियो, अगर आप देख रहे हैं तो ये सेगमेंट आपके लिए देखें, और पहले मैं आपको बताऊंगा पब्लिक सेक्टर इदारों के बारे में। पब्लिक सेक्टर इदारों में जो फ़ी है उसकी रेंज है स्टार्टिंग फ्राम 250 यूरो पर ईयर, 250 यूरो पर ईयर, 250 यूरो पर ईयर, यानी कि पाकिस्तान 70-75 हज़ार रुपया, और लेकिन वो भी माफ़ हो जाती है इसको इतनी तो हमारी मतलब फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर की फीस नहीं है, जो साल की फीस है ये। जो मैक्सिमम फ़ी है पब्लिक सेक्टर इदारों में वो है 3700 यूरो अप्रॉक्सीमेटली, कुछ यूरोज ऊपर नीचे होंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर इदारे जो हैं जो कि रिकग्नाइज्ड हैं फ्रॉम कैंपस फ्रांस, ठीक है, उनकी फ़ीस तकरीबन 8,000 यूरो से शुरू होती है पर ईयर, और फिर ऐसे इदारे भी हैं जिनकी 20,000 यूरो फी है, उससे भी ज़्यादा 40 तक भी हाँ, लेकिन ज़्यादातर इदारों की 8,000 से लेके 12-13,000 यूरो तक पर ईयर फ़ी है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। और उसमें फिर डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल, बिजनेस में भी अवेलेबल हैं, और आपकी बाकी इंजीनियरिंग की फील्ड्स में और हर तरह की फील्ड्स में प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट IELTS फ्रांस के लिए ज़रूरी है, नहीं है? वेल, फ्रांस उन कंट्रीज में से है जिनके बारे में आप कह सकते हैं इजीली कि विदाउट IELTS आप जा सकते हैं, ठीक है। इवन पब्लिक सेक्टर इदारों में अराउंड 70% ऐसे इदारे हैं जो विदाउट IELTS TOEFL आपको एडमिशन देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत टॉप इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, बहुत ही टॉप रैंक, वर्ल्ड रैंक इदारे जो फ्रांस में मौजूद हैं, एडमिशंस यहाँ पे बहुत कंपेटिटिव होते हैं, तो वहाँ पे एक जो रिक्वायरमेंट है वो ये भी होती है कि आपका अच्छा IELTS या TOEFL, और वो भी 6.5 भी एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन बहुत सारे इदारों में उसके बगैर आप जा सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर इदारों में भी ऑब्वियसली आप चंद एक इदारों के अलावा आप IELTS TOEFL के बगैर आपको एडमिशन मिलता है। और फिर एक क्वेश्चन ये भी होता है लोगों का कि वीज़ा जो एम्बेसी है वो क्या रिक्वायर करती है, जैसे जर्मनी की एम्बेसी या इवन इटली की एम्बेसी IELTS को एम्फेसाइज करते हैं।
फ्रांस की एम्बेसी आपसे कुछ ऐसा एडिशनल रिक्वायर नहीं करेगी। जो भी यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर कर रही है, अगर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है तो एम्बेसी हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। ज़बरदस्त। तो एम्बेसी की बात हो रही है, तो हम फिर ये पूछेंगे कि वीज़ा प्रोसेस क्या होता है। पहले तो उससे भी पहले हम आते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस, साथ ही आप जोड़ दें वीज़ा प्रोसेस भी। एप्लीकेशन प्रोसेस पब्लिक सेक्टर इदारों में अक्टूबर से शुरू होता है, ठीक है, और नॉर्मली दिसंबर के एंड तक चलता है। इस साल उन्होंने 31 जनवरी तक उसका टाइम एक्सटेंड किया। ठीक है। प्राइवेट इदारों में एडमिशन चलते रहते हैं। अभी 20 दिन है, 20 दिन है, आप फ्रांस के लिए अपना प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल लिए। जी डॉक्टर। इवन कुछ पब्लिक सेक्टर इदारे ऐसे भी हैं जो चूंकि वो कैंपस फ्रांस के थ्रू नहीं ऑपरेट हो रहे होते, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो उनकी अपनी डेडलाइंस हैं। ठीक। किसी के अप्रैल की है, किसी की मई की है, कुछ इदारों की जून की डेडलाइन है। और प्राइवेट इसके अलावा हैं? प्राइवेट उसके अलावा हैं। पब्लिक सेक्टर में अभी ऐसे इदारे हैं जो कैंपस फ्रांस से बाहर हैं, तो वो जाहिर है 31 जनवरी के बाद भी वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो एडमिशन समझ लें कि चलते रहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर, और ये मई जून तक चलते रहने हैं। तो मेजॉरिटी जो एडमिशन है वो 31 दिसंबर तक हो जाते हैं, जो कि इस साल 31 जनवरी तक हैं, और बाकी जो है वो चलते रहते हैं। प्रोसेस इसका ये है कि अगर आप थ्रू कैंपस फ्रांस का, थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, जाहिर है वो स्टूडेंट्स को भी अंदाज़ा होती हैं, जब हमारे पास आते हैं हम डिटेल से गाइड भी कर देते हैं। नॉर्मली अगर आप कैंपस फ्रांस के थ्रू कर रहे हैं, तो अगर इस साल की बात करें तो 31 जनवरी से पहले आपने कैंपस फ्रांस के पोर्टल पे 7 जगहों पे मैक्सिमम मास्टर्स लेवल पे और 3 जगहों पे मैक्सिमम बैचलर्स लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो वो जॉइंट एप्लीकेशंस ही हैं, आपने एक ही दफ़ा वहाँ पे सारा अपना एप्लीकेशंस बना लेनी है, जो प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं वो कर देने हैं, एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, और उसके बाद कैंपस फ्रांस उसको वैलिडेट करता है। और वो उनका कुछ वीक्स का प्रोसेस होता है, 1 वीक या 2 वीक या 3 वीक्स लेंगे, उसको वैलिडेट करके आपको ओके करेंगे, और फिर आप एक कैंपस फ्रांस की 30,000 रुपया फीस जमा करवाएंगे, एंड देन यू आर गुड टू गो। आपकी एप्लीकेशन समझ फ्रांस में सबमिट हो गई हैं। अप्रैल मई में जाके यूनिवर्सिटीज रिस्पॉन्ड करेंगी, और आपको अगर एक जगह से रिप्लाई आया है तो आपने ज़ाहिर उधर ही जाना है। अगर एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से आपको रिस्पांस आ जाता है तो देन यू हैव टू चूज़ कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सी सिटी में आप जाना चाह रहे हैं। ठीक है। और फिर आगे आपका वीज़ा का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वीज़ा का प्रोसेस जो है वो बड़ा सिंपल है। व्हेन यू आर डन विद एडमिशंस, जो कैंपस फ्रांस का सारा प्रोसेस आप कंप्लीट कर चुके हुए हैं, कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन आ गया है, और आपने चूज भी कर लिया है कौन सा अपने यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो उसके बाद AEG ऑफिस है लाहौर में, और कुछ और सिटीज़ में भी उनका ऑफिस है। वहाँ से आपने जाके फ्रांस की एम्बेसी की इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट लेनी है। ठीक है। और वो अपॉइंटमेंट आपको डिपेंड करता है, वो जो भी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होंगी। और फ्रांस के केस में इतना बड़ा इशू नहीं है अपॉइंटमेंट का, आपको नॉर्मली एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो नेक्स्ट प्रोसीजर वीज़ा के हवाले से ये होता है कि आपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट पूरे करते हैं। वंस यू गेट एन अपॉइंटमेंट, तो आपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं, जिसके अंदर एडमिशन लेटर है जो कि आपको पहले मिल गया है, एज यूजुअल बैंक स्टेटमेंट है फ्रांस के केस में, और बाकी दुनिया के केस में भी। ये मैं ज़रा वाजे कर दूं कि बैंक स्टेटमेंट जो होती है उसका क्या रूल होता है, यानी कितनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। आपने ये शो करना है, क्योंकि आप 1 साल के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, आपने ये शो करना है कि पूरा 1 साल वहाँ पे रहने के लिए आपके पास जो सारी कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरे साल में बनती है वो पैसे मौजूद हैं, प्लस जो आपने ट्यूशन फी वहाँ पे देनी है। रिमेनिंग जो यहाँ से दे दी है वो तो दे दी है, जो वहाँ पे जाके देनी है वो उसमें आपने ऐड कर दोनों सालों की, 1 साल की, दोनों सालों की, 1 साल की, क्योंकि 1 साल का वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो सिर्फ 1 साल का सारा खर्चा देखा जा रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरे साल में फिर अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि दूसरे साल की क्या जस्टिफिकेशन होती है। कोई भी आपको कंट्री जो है वो दूसरे साल में फिर आपसे ये चीज़ें नहीं मांगता। ठीक है। क्योंकि दूसरे साल में वहाँ पे आप ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, तो आपने जस्ट अपनी यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट दिखानी है, और वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड ऑलरेडी वो कर रहे हैं कि आप पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, तो नेक्स्ट ईयर का वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। कब स्टूडेंट जो है वो पहुँच जाएगा फ्रांस में, अगर उसका एडमिशन हो गया और वीज़ा उसको मिल जाता है? देखिए, सितंबर इनटेक है, ठीक है, तो आपको अप्रैल मई में जब आपके एडमिशन कंप्लीट हो रहे हैं, तो जून जुलाई में आपका वीज़ा प्रोसेस होगा, मैक्सिमम अगस्त में हो जाएगा। ठीक है। सो बैंक स्टेटमेंट, एडमिशन लेटर, अकोमोडेशन का प्लान, और बाकी जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है, पासपोर्ट है, और बाकी चीज़ें हैं, ये चीज़ें कंप्लीट करके आपने एम्बेसी में जाना है। जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होना है। अच्छा, हाँ, इंटरव्यू होना है, और इंटरव्यू में 2 चीज़। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में घबराना नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, ठीक है, और इंटेंशन आपकी सॉलिड है,
और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो रीजनेबल है, लॉजिकल है, और फिर कोई इशू नहीं है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप समझ लें कि वहाँ पे इंटरव्यू की वजह से आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। हाँ, इंटरव्यू उन लोगों के लिए मैटर करना है जिन्होंने कोई आउट ऑफ द वे चीज़ की होनी है, कि या तो बहुत ज़्यादा फीस दे के जा रहे हैं, किसी प्राइवेट इदारे में जा रहे हैं, किसी ऐसे इदारे में जा रहे हैं जो नॉर्मली एम्बेसी भी देख के हैरान हो जाती है ये कौन सा इदारा है, ये फ्रांस ची हाँ 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 एग्जैक्टली। तो फिर आपका इंटरव्यू लंबा भी हो सकता है, फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और ऐसे इदारे हैं, हाँ जी बिल्कुल, ऐसे इदारे हैं कि जो बिल्कुल सिर्फ उनकी वेबसाइट आपको नजर आती है और बाकी, लेकिन फ्रांस में उनकी कोई मौजूदगी नहीं होती, तो वहां भी आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। जिस मकसद से हमने शुरू किया था नेक्स्ट स्टॉप यूरोप, जिस बात से, जिस कहानी से हमने शुरू किया था, वो थी कि गुजरात से, मंडी बहाउद्दीन से, गुजरांवाला से, इर्द गिर्द के कई इलाकों से बहुत सारे नौजवान 35 से 40 लाख रुपया देकर इससे ज्यादा मौत के, इंसान के, हाँ जी, अभी पता चला है कि इससे भी ज्यादा देते हैं, मौत के सफर पर रवाना होते हैं, और वो जो कश्ती है वो बीच समंदर में डूब जाती है, और माओ के वो लाल जो हैं वो 3-3, 4-4 किलोमीटर गहरे पानी की नजर हो जाते हैं। तो 35 से 40 लाख में डॉक्टर साहब वो मौत का सफर पड़ता है, जिसके बाद पता नहीं कब लीगल होंगे, कब वीजा मिलेगा, कब चीजें होंगी, वीजा कह रहा हूं, पीआर मिलेगी। फ्रांस का मोटा मोटा हिसाब बताएं, कितने पैसे लगते हैं टोटल प्रोसेस इंक्लूडिंग पहले साल की फीस? वेल इफ यू चूज पब्लिक सेक्टर तो 15 लाख, ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो 20 से 25 लाख, ठीक है, और ऑन अ सेफ साइड हम कह सकते हैं कि 25 से 35 भी हो सकता है, अगर डिपेंड करता है। आप क्या उसमें ये है कि अगर आप यहाँ से फीस दे के जा रहे हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि पूरे साल की फ़ीस, प्राइवेट इदारों की बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप उतनी फ़ीस दें जितनी वो इदारा आपको अलाउ कर रहा है कि आप 1/3 इंस्टॉलमेंट दे दें, तो आप 1/3 ही दें और बाकी 2 इंस्टॉलमेंट्स वहाँ पे जाके दें। बट अगर आप ये, कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि पूरी डिग्री की क्या कास्ट आएगी, अच्छा, तो भी पूरी डिग्री में तो फिर बहुत कुछ आएगा, वहाँ पे जाके पता नहीं आप क्या कुछ नहीं, वहाँ कमाना भी तो है ना, जाके जॉब भी तो मिलनी है, काम भी करना है, डिपेंड करता है कितने आवर्स आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। शुरू में 1-2 महीने तो आपको मुश्किल होती है, काम आपको नहीं मिलेगा, तो वो भी आप अपनी कॉस्ट में काउंट करें। फिर जब काम मिलेगा तो भी आप मैक्सिमम अपने जेहन में ये रखें कि आपने 1000 यूरो तक कमाने, क्योंकि आपने पढ़ना भी है ना। बिल्कुल ठीक। अब अगर आप 100% ही वहाँ पे काम करने लग जाए फिर तो आप 2-3 हज़ार यूरो भी कमा सकते हैं, लेकिन आपने पढ़ना है और आपको लीगली अलाउड है 50% टाइम काम करना, तो उसमें फिर आप मैक्सिमम अपने जेहन में रखेंगे आपने 1000 यूरो तक कमाना है और आपका कुछ 600-700 यूरो खर्चा भी होना है। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल सारे पॉइंट हो गए। बिल्कुल हो गए। मैं ज़रा वो जो बात करना चाहता हूँ वो मैं करूँ? हाँ जी करें। लेकिन सीन पता क्या है? सीन ये है कि ये वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो एक ऐसा शख्स आपको दे रहा है जो मल्टीपल टाइम साल में विजिट करता है यूरोप के, जिसकी अपनी पीएचडी जो है वो ऑस्ट्रिया से है, पोस्ट लॉ का ऑस्ट्रिया से है, जिसके पास पीआर है ऑस्ट्रिया का, है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल। तो वो शख्स आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन होगा ये कि इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। मतलब इतने कम पैसे कैसे हो सकते हैं? ये जरूर कोई ना इसमें कोई घपला है, कोई 2 नंबरी है। और स्पेशली जब आप ऐसी जगहों पे जाएंगे जहां आपसे कहा जाएगा कि नहीं 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 नहीं, तो वीजा रिफ्यूज होता है, फलां मुल्क में तो वीजा रिफ्यूज होता है, फलां में तो आपको इतना खर्चा आ जाएगा। और देखिए एक माइंडसेट होता है, चीजों को ना वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करते हैं लोग। यूरोप जाना है, डंकी पे अगर 35 से 40 लाख लगता है तो भाई स्टडी वीजा प्रॉपर लीगल तरीके से तो डेफिनेटली 50 से 60 लाख लगता होगा। Exactly. ऐसे ही है ना। और ये भाई साहब जो कह रहे हैं 15 लाख लग रहा है, ये गलत कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो 15 लाख हुए तो यार हर बंदा ना जा रहा होवे, ऐसी बात होगी। मगर साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 15 लाख बताया जा रहा है, ये एक अच्छे प्रोफाइल का स्टूडेंट है और उसका जो सीजीपीए है वो बहुत अच्छा है, या उसने आइल्स जो है वो अच्छे बैंड्स के साथ किया हुआ है, उस शख्स की बात हो रही है। मतलब हम बात करें 3 से ऑनवर्ड्स, 3 अबव, ये 3 सीजीपीए जिसका बैचलर लेस देन 3 के ऊपर भी पब्लिक सेक्टर इदारों में एडमिशन होता है। यानी इतना हम उसको क्वांटिटेटिवली कह नहीं सकते, बट जो मिनिमम है ना मेरे ख्याल से 2.5 से अबव होनी चाहिए। सुन रहे हैं आप? सर जो, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो बात आप कर रहे हैं ना, इसमें मैं भी अगर ऐड कर दूं तो परसेप्शन का ही सारा इशू है।
आप तो स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब हैं। मैं कुछ साल पहले जब यहाँ पे अपना सर्वे कर रहा था ना, क्योंकि मैं वहाँ पे ज़ाहिर है ज़्यादा अरसा रहा था, और जब यहाँ पे आया हूँ तो कुछ कंसल्टेंट्स जो फेमस हैं उनके साथ मेरी मीटिंग्स हुई, और मैंने कहा कि मैं यूरोप के लिए हेल्प करना चाह रहा हूँ लोगों को। तो वो यूजुअली ज़्यादातर लोग यूके और ऑस्ट्रेलिया के लिए काम कर रहे थे। तो मुझे फीडबैक ये मिला कि भाई वीज़ा ही नहीं लगता। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे इवन ऑस्ट्रिया का बोला कि भैया हमने तो इतने ट्राई किए तो वीज़ा नहीं मिलता, पूरा साल आप प्रोसेस करते हैं, एंड पे वैसे वीज़ा नहीं देती। तो मेरे लिए थोड़ा सा था शॉकिंग और डिस्टर्बिंग भी कि अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ और एंड पे फिर इसका रिजल्ट कुछ इस तरह का हो, तो ये तो वाकई बड़ी खतरनाक बात है। क्यों ये परसेप्शन है, या ये वैसे हवा में बनी हुई है परसेप्शन, आई डोंट नो। लेकिन ये परसेप्शन अगर अगर उन लोगों के जहन में है जो ये काम कर रहे हैं इस फील्ड में है, तो फिर जो स्ट्रीट लेवल पे तो ये परसेप्शन बहुत स्ट्रांग होगा कि यूरोप में तो आपका टाइम भी ज़ाया होना है, आपके पैसे भी ज़ाया होने हैं, और आपको एंड पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाना है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शायद लोगों ने एक्सपीरियंस ही ये किया होता है कि यूरोप के केस में, अब यूरोप के केस में होता है कि वीज़े कौन अप्लाई कर रहे होते हैं, लोग वर्क वीज़े अप्लाई कर रहे होते हैं, विजिट वीज़े अप्लाई कर रहे होते हैं। ये दोनों वीज़े जो है ना, इनमें 95% से ज़्यादा रिजेक्शन की रेशो है, क्योंकि वही इंटेंशन। यूरोप के अंदर विजिट वीज़ा, अब ये तो एक पढ़ी लिखी बात है, इसमें आप स्टैटिस्टिक्स उठा लें, विजिट वीज़ा की रेशो यूरोप की बहुत अच्छी नहीं है पाकिस्तान से। वो इंडियंस को देते हैं वीज़ा, पाकिस्तानियों को नहीं देते विजिट वीज़ा। बहुत जेन्युइन लोगों को देंगे, ठीक है, बहुत जेन्युइन केसेस में देंगे, वैसे आप ट्राई मारेंगे तो वीज़ा नहीं मिलना। आप सुन रहे हैं आप, ये है वो सारी की सारी स्टोरी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। तो जनाबे वाला, फ्रांस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। 31 जनवरी से पहले आप अप्लाई करें फ्रांस के लिए। और अगर आपको यूरोप के बारे में, यूके, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड के बारे में, मेनलैंड यूरोप के तमाम मुल्कों के बारे में स्टडी इंफॉर्मेशन, स्टडी वीज़ा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें सवाल पूछें, अपनी क्यूरीज करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लोगों को बताएं, पूछें लोगों से कि यार ये जो बंदे बैठे हुए बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और वो आगे से जो भी कमेंट करें वो हमें जरूर बताइए, ताकि हम ऊपर बात कर सकें और आपको बता सकें कि मार्केट में ये चीजें ठीक हैं या गलत हैं। तो हमारे इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फैला दें, जिस तरह से एक अच्छी, सॉलिड, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को फैलाए जाने का हक होता है। नेक्स्ट ऑफ यूरोप के अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा, जल्द ही मुलाकात होगी। मजहर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।